हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और जो हम लोग सरप्राइज कर रहे थे एडवांस सीरीज के लिए, आज से बेटा मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई एम वेरी हैप्पी कि अब ये सीरीज चलेगी और बेटा जब तक आपका एडवांस हो नहीं जाता तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, सो दिस इज वैलिएंट सीरीज, है ना। मैंने बेटा यहाँ पर 11th से स्टार्ट किया हूँ मैं। पहले मैं 11th का फिजिकल लूँगा, फिर ऑर्गेनिक एंड फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक लूँगा। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। और मैंने क्या प्लान किया है एक्चुअली में कि जो भी आपके चैप्टर्स हैं चैप्टर वाइज, और उसमें भी सब टॉपिक वाइज मैं आपको जो भी एडवांस कॉन्सेप्ट हैं जो एडवांस में ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मैं आपको कराता चला जाऊँगा, सो दैट कि आपका परफेक्शन आए और आप इंजॉय करो। ठीक है, सो हम लोग बेटा आज स्टार्ट करेंगे कहाँ से? स्टैक्योमेट्री, है ना। स्टैक्योमेट्री लेवल 1, ओके, हाँ, फॉर जेईई एडवांस। सो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू बेटे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड अब अबाउट मी के बारे में क्या बात करें बेटा, सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। वेकेशन क्लासेस में ये सारी लेक्चर्स आपके आ रहे हैं। और बेटा ये जो वीकेएस केमिस्ट्री क्लासेस है आप इसको सब्सक्राइब कर लो, हालांकि इसको भी सब्सक्राइब करो। इसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिलने वाले हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। ओके, चलो। सो दिस इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो बेटा स्टैक्योमेट्री का जो हमने पहला पार्ट लिया वो क्या है? कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, है ना। इस पर बेस्ड कुछ इसमें क्या करूंगा मैं बेटा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करता जाऊंगा, सो दैट कि आपको, है ना, जो की पॉइंट्स है वो बताऊंगा, सो दैट कि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो। और देखना कि कितने मस्त क्वेश्चन मैं आपको बहुत इजीली सॉल्व करके दिखाता हूं। और बेटा इस सीरीज को आप सभी लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज को जरूर देखना शुरू से लेकर एंड तक। और ये सीरीज जब तक चलती रहे, इसके जो भी क्वेश्चन मैं कराऊं आप अच्छे से कर, बहुत स्टैंडर्ड, है ना, आप देखते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। बहुत स्टैंडर्ड चीजें हैं, बहुत अच्छे से हम लोग बात करेंगे। तो सिंपल सा बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें इक्विवेलेंट की, मैंने लिख लिया सो दैट कि टाइम बचे। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर किसकी? इक्विवेलेंट की बात करें। तो अगर हम इक्विवेलेंट की बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हो बेटा, है ना, इक्यू को इक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और मिली इक्विवेलेंट को हम लोग एम इक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है? पहले तो बात, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? एम डैश बाय एफ होता है, वेयर एम डैश इज मोलर मास, दिस इज नॉट मोलैरिटी, दिस इज मोलर मास, एंड दिस एफ इज वैलेंसी फैक्टर, जिसको आप एन फैक्टर भी बोलते हो, वैलेंसी फैक्टर, या फिर बहुत लोग इसको एन फैक्टर भी बोलते हैं, राइट बेटे। ठीक है, ये होता है इक्विवेलेंट। क्या होता है? मास बाय इक्विवेलेंट मास। और बेटा इक्विवेलेंट मास की जगह पर आप एम डैश बाय एफ डालोगे तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मास बाय एम डैश बाय एफ, मास डिपेंडेंट। देखते जाना मैं क्या बोलते जा रहा हूं। फिर इक्विवेलेंट का दूसरा फॉर्मूला जो होता है, अगर आप इसको बेटा यहां पर डालो तो देखो मास बाय मोलर मास, इसका मोल हो गया, सो दिस बिकम्स मोल, और ये एफ ऊपर जाएगा, सो दिस बिकम्स मोल इनटू, हाँ, वैलेंसी फैक्टर। मोल में भी मास आएगा, सो दिस इज आल्सो मास डिपेंडेंट। फिर नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है बेटा आपका क्या आता है? मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अब देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला भी अगर आप बात करो तो मोलैरिटी में भी मास आता है, राइट। और जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, और देखो नॉर्मैलिटी में भी मास आता है। ये सब के सब मास डिपेंडेंट है, आपको मैं ये बोलना चाहता हूं। ठीक है, सिमिलरली कभी कभी क्या होता है बेटा, अगर वॉल्यूम लीटर में तो आप इक्विवेलेंट यूज कर लो, और अगर वॉल्यूम मिली लीटर में तो आप मिली इक्विवेलेंट यूज कर लो, है ना, है ना। सो दिस इज मिली इक्विवेलेंट बेटे, दिस इज मिली इक्विवेलेंट, करेक्ट इट, this is milli equivalent, right? Okay, so this is mass by equivalent mass into 1000, mole into F into 1000, right? This is molarity into valency factor into volume in milliliter, this is normality into volume in milliliter। ये सब आपको पता है, बस जस्ट मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं और कुछ नहीं, है ना। तो अब बेटा अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट बात करें अगर हम, है ना, तो नेक्स्ट में देखो क्या है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की बात करें अगर हम, तो बेटा कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है, ए और बी में अगर आपस में कोई रिएक्शन हो रही है, सी और डी बना रहा है, तो बेटा जिस तरह इक्विवेलेंट ए का यूज होगा उतना ही इक्विवेलेंट बी का यूज होगा। ध्यान रखना, यूज्ड कितना लिया उससे मतलब नहीं है, जितना ए का यूज होगा उतना ही बी का यूज होगा, उतना ही सी का बनेगा, उतना ही डी का बनेगा, अगर कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो। दिस इज फॉर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस फॉर ए केमिकल रिएक्शन, दिस इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस फॉर अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया है, मतलब लाइक आपके पास ए था और बेटा आपने यहां से बी डाला, और अगर आपका कंप्लीट रिएक्शन हो गया,
कैसा रिएक्शन हो गया बेटा? अगर कंप्लीट रिएक्शन ए और बी के बीच में हो गया तो आप बोल सकते हो मिलिक्यूलेंट ऑफ ए यूज्ड इक्वल्स टू मिलिक्यूलेंट ऑफ बी यूज्ड, और अगर ये सी और डी बना रहा है तो आप यहां से आप ये चीज समझ सकते हो। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात करें, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट, क्योंकि जस्ट एक क्विक रिवीजन मैं आपको दे रहा हूं सो दैट आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाए, और मुझे लगता है ये चीज आप पसंद करोगे कि भाई जो कॉन्सेप्ट जिस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं उसका एक थोड़ा सा रिकैप मैं आपको दे दूं, तो इसलिए हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको पता है। चलिए, जब हम डाइल्यूशन की बात करते हैं बेटा, तो डाइल्यूशन का मतलब बेटा क्या हुआ कि मान लो हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है ए जिसमें पड़ा हुआ है उसका x ग्राम है। अब मान लो इसमें आपने पानी डाल दिया, मान लो बेटा ये आपका था, इस सोल्यूशन का वॉल्यूम था 10 ml। अब आपने पानी डाल के इसको सपोज कितना भी, सपोज आपने इसको कर लिया है ना 1100 ml, तो बेटा आपने डाला क्या इसमें? पानी ही तो डाला। तो बेटा एक चीज बताओ, आप पानी ऐड करो एक का तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, यानी ए जितना था उतना ही रहेगा। सो आप कह सकते हो आफ्टर डाइल्यूशन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल नॉट चेंज। तो अगर ये x ग्राम है तो बाद में भी कितना होगा? x ग्राम होगा, वही मैंने लिखा है ड्यूरिंग डाइल्यूशन। अच्छा, अगर मास चेंज नहीं होगा बेटा तो ऑब्वियस सी बात है मोल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मोल क्या होता है? मास बाय मोलर मास, और मोलर मास एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का बेटा क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। सो मोल्स और मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंजेस, बट, है ना। सो तो अब यहां पर देखो, अगर मोल और मास चेंज नहीं हो रहा है तो बेटा एक चीज बताओ, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि भाई ना तो मोल चेंज हो रहा है और ना ही मास चेंज हो रहा है। और अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला क्या बताया, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर भी देखो मास की बात हो रही थी, मोल में भी मास की बात आएगी, मोलैरिटी में भी मास की बात आ रही है, नॉर्मेलिटी में भी मास की बात आ रही है। चाहे आप इक्विवेलेंट की बात करो चाहे आप मिली इक्विवेलेंट की बात करो, यानी जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो बेटा ना तो मास चेंज हो रहा है और ना ही मोल चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब बेटा क्या है कि भाई जब मास चेंज हो नहीं रहा और ये सब कुछ मास पर बेस्ड है, तो बेटा बताओ, अब बताओ, जब मास चेंज नहीं हुआ बेटे, समझ रहे हो ना बेटे, जब मास कांस्टेंट बना हुआ है, तो जरा एक चीज ध्यान से देखना, क्या क्या हमको समझना है, एक एक चीज आपको मैं क्लियरली समझाता हूं। यहां पर बेटा मास और इक्विवेलेंट मास है, देखो मास बाय एम डैश, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, मास चेंज नहीं हुआ, इक्विवेलेंट कांस्टेंट, मोल इनटू एफ। अब बेटा बताओ, मास चेंज नहीं हो रहा है तो मोल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मोल क्या होता है? मास बाय मोलर मास, तो इसका मतलब ये भी कांस्टेंट। अब बात यहां पर आती है बेटा कि जब आप डाइल्यूशन की बात करते हो तो मोलैरिटी क्या होता है? मोल पर लीटर। मोलैरिटी क्या होता है? मोल पर लीटर। जब आप डाइल्यूशन की बात करते हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और मोलैरिटी, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा तो बताओ ये मोलैरिटी घटेगा ना। तो देखो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि अगर डाइल्यूशन से वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलैरिटी घट रहा है, सो ओवरऑल यहां पर इक्विवेलेंट कांस्टेंट रहेगा। अब किसी भी फॉर्मूले से देखो, सिमिलरली बेटा अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी घटेगा, और अगर ये बढ़ा तो नॉर्मेलिटी घटा, इसका मतलब नेट ओवरऑल इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया, सो यहां पर इक्विवेलेंट भी कांस्टेंट। यानी हम कह सकते हैं कि ऑन डाइल्यूशन, आई थिंक आप समझ गए हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हम ये कह सकते हैं क्या बेटा कि ऑन डाइल्यूशन मास चेंज नहीं होगा, मोल चेंज नहीं होगा, लेकिन आप देख रहे थे कि मोलैरिटी चेंज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, मोलैरिटी चेंज हो रहा था, मोलैरिटी चेंज होगा, नॉर्मेलिटी चेंज होगा, बात समझ रहे हो बेटे। लेकिन चूंकि मास और मोल चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आपका इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट भी चेंज नहीं होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, छोटी सी बात है बट बहुत यूजफुल होगा। आई होप बेटा ये बात आप सब लोग समझ गए होंगे अच्छे से, मैंने आपको अभी समझाया। चलिए अब आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट समझते हैं। पिपेटिंग क्या होता है? पिपेटिंग क्या मतलब होता है कि बेटा आपके पास कोई सोल्यूशन है और आपने इसको सक किया और थोड़ा सा बाहर निकाल लिया। तो मान लो बेटा इसके अंदर अगर ए x ग्राम था, राइट, तो बेटा आपने ए को निकाला। अब मान लो हमारे पास बेटा ये एक बॉटल है, आप समझ रहे हो, एक बॉटल है, इस बॉटल में पूरा यहां तक पानी भरा हुआ है या सोल्यूशन भरा हुआ है। अब इस सोल्यूशन से मैंने इतना सोल्यूशन बाहर निकाला, तो बेटा बताओ अगर इसके अंदर ए था और उसमें से आप इतना सा सोल्यूशन बाहर निकालोगे तो ए का अमाउंट तो चेंज हो जाएगा ना। सो ऑन पिपेटिंग अमाउंट विल चेंज। तो अगर यहां पर ए का अमाउंट x ग्राम है तो बेटा यहां पर y ग्राम होगा, और अगर अमाउंट चेंज हो गया तो बेटा बताओ जब अमाउंट चेंज नहीं हुआ था, जब मास या मोल चेंज नहीं हुआ था, तो इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट ये सब कांस्टेंट था ना बेटे। लेकिन अगर अमाउंट चेंज हो गया तो इसका मतलब यहां पर इक्विवेलेंट भी चेंज होगा, मिली इक्विवेलेंट भी चेंज होगा। बोलो ना बेटे, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सो ड्यूरिंग पिपेटिंग बताओ बेटे, यहां पर आपका देखो इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट या मोल्स या मास ये चेंज हो जाएंगे, और उसके लिए हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। बट मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी चेंज नहीं होगा। कैसे? इसका बहुत सिंपल से एग्जांपल, आपने शरबत लिया, अब आप इसके अंदर शरबत भरा हुआ है, ठीक है। अब शरबत आपने क्या किया? पिपेट किया। पिपेट किया मतलब ये देखो पिया आपने, तो थोड़ा सा अमाउंट बाहर निकाला, आपको टेस्ट वैसा ही नजर आएगा, आपने दोबारा फिर से पिया, तो क्या बेटा पूरे शरबत में आपको सेम टेस्ट नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है?
इसका मतलब बेटा इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसका जो मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, वो चेंज नहीं हुआ है ना, वो कांस्टेंट बना हुआ है, बट यहां पर इसका मास चेंज होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट निकाला तो मास भी थोड़ा सा बाहर आएगा। तो इसमें यूनिटरी मेथड क्या लगाएंगे? तो भैया 25 ml है, 25 ml में y ग्राम है, देखो 25 ml y ग्राम है, तो बेटा 100 में निकाल लो। सो 100 में आपका कितना आ जाएगा? 100y/25, और यहां पर ये x लिखा हुआ था, ये x के बराबर हो जाएगा। तो यहां से देखो y इज x/4। आप चाहो तो देख सकते हो बेटा कि यहां पर कम निकला था ना, देखो देखो ये y का वैल्यू बेटा बताओ x से कम है कि नहीं कम है? आप देख सकते हो x/4 करना पड़ रहा है, तब ये y के बराबर आ रहा है। सो दिस y इज लेस देन x। देखो ये मैंने यहां पर लिख दिया। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ जाती है। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बात करें, थोड़ा सा और आगे समझते हैं। आगे क्या है बेटा? मान लो आपके पास यहां पर एक b है और यहां पर एक a है, समझ रहे हो ना बेटा? ध्यान से देखते जाओ। मान लेते हैं बेटा इसके आपने टोटल 10 मिली इक्विवेलेंट लिए। अब इसके कुछ मिली इक्विवेलेंट एक के साथ रिएक्ट कर गए और इसके कुछ बच गए। कितने बच गए? 6 बच गए। तो मुझे बताओ बेटा, टोटल आपने 10 लिया था और 6 इसके बच गए, इसका मतलब यहां पर b एक्सेस में है। देखो बच गया मतलब क्या है कि b एक्सेस में, देखो b एक्सेस में। अब बताओ बेटा 10 लिया था, 6 बच गया, तो इधर यूज कितना हुआ? तो 10 लिया था और बेटा ये 6 बच जा रहा है, इसका मतलब इसमें b के इक्विवेलेंट 4 यूज हो रहे हैं। कहां यूज हो रहे हैं? a के साथ। तो ये जो है बेटा आपका a और b का जब रिएक्शन होकर कोई प्रोडक्ट बनेगा, तो बेटा बताओ इस केस में a का कितना इक्विवेलेंट यूज होगा, b का कितना यूज होगा? 4 यूज होगा। और बेटा जितने इक्विवेलेंट b का यूज होगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि उतना ही इक्विवेलेंट यहां पर a का यूज होगा। तो अगर इसका 4 यूज हुआ है b का, तो यहां पर a का भी कितना यूज होगा? 4 यूज होगा। हम इस कॉन्सेप्ट को भी बात आगे करेंगे। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कहां पर यूज होता है? बैक टाइट्रेशन में। बेसिकली बेटा ये कॉन्सेप्ट कहां पर यूज होता है? बैक टाइट्रेशन में। तो मुझे लगता है बेटा कि मैंने एक छोटे से कॉन्सेप्ट आपको है ना शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से। आप बेटा क्या करो, पॉज कर लो और खुद से एक बार ट्राई करो, है ना, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना और फिर मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट, है ना। तो आई थिंक आपने पॉज कर लिया होगा और करके फिर आप सॉल्व कर लोगे और उसके बाद ही फिर आप आगे बढ़ना। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं और जरा ध्यान से देखिए बेटा। एक कंपाउंड आपके पास है, देखो हम लोग बेटा क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? डब्बा मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड? डब्बा मेथड। समझना, बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूं किस तरह से। ये मेरा बहुत डब्बा मेथड वेकेशंस जानते हैं बहुत अच्छे से कि डब्बा मेथड क्या होता है। डब्बा मेथड से कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ, जरा देखिएगा ध्यान से। डब्बा मेथड का मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया यहाँ पर देखा, जरा देखो ध्यान से देखो बेटा। देखो ये है ना, थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा, आपको नहीं टाइम लगेगा, है ना। तो समझना है चूंकि बेटा, इसलिए इसको समझ सही से, है ना। देखो कैसे करना है क्या नहीं, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटे, चलो अब इसके अंदर देखो क्या है बेटा, आपके पास है क्या? KX HyC2O4 होल Z NH2O। ठीक बेटा, अब यहां पर देख लो कितना ml है? 30 ml है। सारा वही कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं, जरा देखिएगा। 9.15 ग्राम पर लीटर है, ये ग्राम पर लीटर है, राइट। लेट इट्स मोलर मास इज m डैश। इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास लेट कितना है? m डैश। पूरे कंपाउंड की बात कर रहा हूं। तो बेटा बताओ ये मास को अगर हम इसके मोलर लेट इट्स मोलर मास इज m डैश से डिवाइड कर दें, तो बेटा बताओ ये जो ग्राम पर लीटर है, क्या ये ग्राम पर लीटर फाइनली ये अब ये इतना ग्राम पर लीटर था, अब ये पूरा का पूरा बेटा क्या, आप मुझे बताओ, मोल पर लीटर हो जाएगा क्या? क्या ये मोलैरिटी बन जाएगा? आई होप बात समझ गए होगे आप। सो दिस इज मोलैरिटी, ठीक है। चलिए ये कुछ है, अब आगे बात करते हैं। आर रिक्वायर्ड टाइट्रेटिंग, है ना, 27 ml। अब इसमें आप क्या करो? NaOH डाल रहे हो। अरे भाई साहब देखिए जरा सा, कितना NaOH डाल रहे हो, जरा देखो NaOH कितना है, ध्यान से देखें आप। दैट इज 27 ml, 0.12 NaOH। ओके बेटे, अब बताओ बेटा, ये नॉर्मेलिटी और ये वॉल्यूम है, जैसा देश वैसा बेस। 4 फॉर्मूले थे इक्विवेलेंट का, यहां पर चूंकि वॉल्यूम एमएल में तो मिली इक्विवेलेंट यूज करो। एक था मास का फॉर्मूला, एक था मोलैरिटी का फॉर्मूला, एक था नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, और एक था बेटा किसका फॉर्मूला, है ना, आपका मास, है ना, क्या था? मास का फॉर्मूला था, एक नॉर्मेलिटी का, एक मोलैरिटी का और एक मोल का फॉर्मूला था। 4 फॉर्मूले थे आपके सामने, है ना। तो
जैसा देश वैसा वेश। बताओ बेटा, अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या इन दोनों की इक्विवेलेंट बराबर होंगे? तो क्या हम बोल सकते हैं, मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, ध्यान रखना। तो बेटा क्या इसकी इक्विवेलेंट और इसकी इक्विवेलेंट को बराबर कर दें? तो बेटा बताओ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना आ जाएगा? नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, तो कितना आ जाएगा? देखो 27 इंटू 0.12। अब बेटा बताओ इसका क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है और मोलैरिटी दिया है। बताओ ना बेटे, तो फॉर्मूला क्या था याद करो, मैं बताता हूं आपको क्या था। मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन ml। तो इसका मोलैरिटी आपका कितना, देखो ये है 9.15। आई होप बेटा बात समझ रहे होगे आप। बाय m डैश इंटू इट्स वैलेंसी फैक्टर की बात करता हूं अभी, इंटू वॉल्यूम इन ml 30 ml इज इक्वल्स टू 27 इंटू 0.12। चूंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं बेटे, है ना, इसलिए इन दोनों का मिली इक्विवेलेंट, यूज्ड मिली इक्विवेलेंट बराबर होगा। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अच्छा अब एक चीज बताओ बेटा, अब ये एसिड है और ये बेस है, यहां पर एसिड बेस टाइट्रेशन हो रहा है। किसी भी एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन होता है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो एज्यूम ऑल H+ एटम्स आर रिप्लेसेबल एक्सेप्ट पानी। तो पानी के जो हाइड्रोजन वो रिप्लेसेबल नहीं है, बाकी जितने हाइड्रोजन इसके अंदर हैं वो सारे के सारे रिप्लेसेबल हैं। तो बेटा कितने हाइड्रोजन इसके पास हैं? Y हैं। अरे भैया तो जितने रिप्लेसेबल H+ होते हैं एसिड में वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? Y आ जाएगा। सो दैट विल बी Y। तो यहां से आपका एक इक्वेशन बन जाता है। आई होप आपको ये बात सभी को समझ में आ गई होगी बेटे। क्या अब नेक्स्ट बात करें, आगे क्या बात हो रही जरा उसको समझने की कोशिश करें क्या बेटे? चलिए, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट में ही ले लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, चलो देखिए, फिर ध्यान से देखना, गड़बड़ बिल्कुल मत करना। ठीक है, यस, ये हुआ। ई स्टाइल में काम करेंगे हम लोग मस्त तरीके से बेटे। ठीक है, जिसमें कि बस मज़ा ही मज़ा आती चली जाए। गया, चलिए हो गया, यस। अब जरा देखो डिटेल फिर से नोट करते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप। अब ये क्या कह रहे हैं बेटा, देखो कि यहां पर 36 ml ऑफ 0.12 KMnO4 सेपरेटली, मतलब एक बार आप इस एसिड को बेस के साथ टाइट्रेट करा रहे हो बेटा, और एक बार इसी एसिड को आप KMnO4 के साथ टाइट्रेट करा रहे हो। बहुत बढ़िया चीज है, जरा देखिएगा, बहुत आनंद आएगा बेटा आपको इसमें, है ना, ध्यान से। तो अब ये पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, वही लिख लेते हैं पूरा का पूरा कंपाउंड। क्या है बताओ बेटा? KXHY, है ना, C2O4 होल Z.NH2। ठीक बेटे, ये चीज आपके सामने आ गया। एक क्वेश्चन आप समझो, आज पहला सीरीज है तो आपको मैं समझा देता हूं कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा इस बात को समझो बेटे। ये है, अब इसके अंदर बेटा आपने डाला KMnO4, KMnO4 डाला। ठीक है, ये आपका KMnO4, देखिए KMnO4 डाला आपने। ठीक, चलिए KMnO4 का क्या डिटेल है वो सब नोट करते हैं। बाकी आप इसका डिटेल तो आप नोट कर ही चुके थे, है ना, एक बार आप फिर से देख लो पीछे से फटाफट, और इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। देखो ये आपका था कितना, 30 ml और 9.15 बाय m डैश। ये इसका मोलैरिटी। ठीक है, KMnO4 का डेटा नोट करते हैं। देखिए KMnO4 कितना है बेटा, जरा देखो यहाँ पर 36 ml 0.12 N, 36 ml 0.12 N। अब बात यहाँ पर क्या आती है, जरा ये समझना है बेटा, क्या KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड है। ध्यान रखो बेटा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो जब ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलेट आयन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेटा उसको CO2 में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब जब KMnO4, अच्छा चूंकि एसिड है तो मीडियम एसिडिक हो गया, तो KMnO4, है ना, आगे हम बात करें उसके पहले आप ये बात समझ लो कि जब KMnO4 बेटा इसके साथ रिएक्ट करेगा, इस पूरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, तो इस कंपाउंड मैं पूरा रिएक्शन नहीं लिखूंगा, जितना जरूरत है अभी आप देखो आपको समझ में आ जाएगा। C2O4 होल Z.NH2O, यहां से आपको जो Mn, देखो इसका ऑक्सीडेशन रेट बेटा +7 है, और जब एसिडिक मीडियम में आपको पता है बेटा ये Mn+2 में जाता है, Mn+2 में जाता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में देखो ये Mn+2, है ना, और प्लस बेटा अभी बताया कि ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो CO2 में कन्वर्ट होता है। ये देखिए CO2 में आ गया, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है।
अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये +4, ये +2 बेटे, और यहाँ पर ये +7 है, और यहाँ पर कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +3 होगा। अब आपको क्या करना है, दोनों का वैलेंसी फैक्टर। हालांकि KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर जरूरत नहीं है क्योंकि इसका नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, हमें इसका चाहिए। अब इसका कैसे, जरा ध्यान से, इसका कैसे, जरा ध्यान से हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले देखो जो भी यहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है उनका डिफरेंस ले लो। सो मैं वैलेंसी फैक्टर ऑफ दिस कंपाउंड की बात करने जा रहा हूं, जरा देखिए कैसे निकालेंगे। सो वैलेंसी फैक्टर ऑफ दिस एसिड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन बन गया। इसके पहले वाला जो रिएक्शन किया था वो नॉन रिडॉक्स था, वो एसिड बेस का रिएक्शन था। तो बेटा यहां पर जब ये एसिड की बात आपने किया तो बेटा बताओ, यहां पर पोटेशियम का चेंज नहीं होगा, पोटेशियम जो आपका है वो आपका KOH बना लेगा, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, और प्लस Mn आपका MnSO4 बना चुका है, और प्लस पानी वगैरह यहां पे आ जाएगा, है ना। कुछ यहां पर बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे तो किसी का चेंज नहीं होगा, सिर्फ बेटा इन दोनों का चेंज हो रहा है, राइट। ये पहला चीज है बेटा, आज पहला सीरीज है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एडवांस का ही क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, बट जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ेंगे और भी लेवल खतरनाक करते चले जाएंगे। आज तो जस्ट शुरुआत है बेटे, ठीक है। अब वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड क्या होगा बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, मॉड लेना है सबसे पहले, जिस भी एलिमेंट का चेंज हो रहा है उसके ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस ले लो। तो 4 - 3 कैसे भी ले लो, इनिशियल फाइनल या फाइनल इनिशियल। उसके बाद देखो कि जिस एलिमेंट का चेंज हो रहा है उसका इंडेक्स कितना है। इंडेक्स ध्यान देना, गौर फरमाइएगा, उसका इंडेक्स। इंडेक्स की बात कर रहा हूं मतलब मैं पता क्या कर रहा हूं, ये इंडेक्स देखो यहां पर 2 और यहां पर होल Z है, तो टोटल इसका इंडेक्स बेटा कितना है पता है आपको, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। 2Z है तो उसको 2Z से कर दो मल्टीप्लाई, तो बेटा बताओ क्या इसका वैलेंसी फैक्टर एसिड का 2Z आ गया। वाओ वाओ, है ना ग्रेट, है ना ग्रेट, है ना मस्त, है ना जबरदस्त। और बेटा बताओ इसके बाद जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो अगेन दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर होंगे। सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस एसिड यूज्ड, हालांकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब ओरल करने हैं, समझा रहा हूं इसलिए। सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस KMnO4 यूज्ड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा बताओ, अब बताओ जैसा देश वैसा भेस, तो बेटा इसका वॉल्यूम है और मोलैरिटी है ये, तो मोलैरिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो मोलैरिटी कितना है बेटा, 9.15 डिवाइडेड बाय M डैश इनटू इट्स वैलेंसी फैक्टर ऑफ दिस एसिड इज कितना निकाला आपने, 2Z निकाला। सो वैलेंसी फैक्टर इज 2Z इनटू वॉल्यूम इज 30 इज इक्वल्स टू, अब इसका नॉर्मेलिटी है तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूज करो, 4 फॉर्मूले बताए हैं, जैसा देश वैसा बेस, बार बार बोल रहा हूं, जो जैसा नजर आए, आपको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यूज करो, टाइम बचेगा आपका। सो बेटा बताओ नॉर्मेलिटी आपका 0.12 है इंटू 36 कर दिया, ये आपका इक्वेशन सेकेंड आ गया। नाउ यहीं पर हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आया था देखो ये y इंटू 30, अभी आप देखो कितनी मजेदार चीज है, इंटू y इंटू 30 ये इक्वल्स टू कितना था जरा देखिए बेटे, और 27 इंटू 0.12, 27 इंटू 0.12, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब 1/2 कर दो यहाँ से, अब 1 डिवाइडेड बाई 2 निकालो बेटा, तो यहाँ से आपको y और z में रेशो मिल जाएगा, और यहाँ से जो आपको मिलेगा दैट y/z विल बी इक्वल्स टू 3/2, यानी यहाँ से आपको 2y इक्वल्स टू 3z मिल जाएगा। चलिए अब देखिए तो बात को समझिए, कितना बढ़िया और कितना मस्त और कितना प्यारा क्वेश्चन बन जा रहा है। अच्छा बेटा बताओ क्या एक ये रिलेशन हमको पता चल गया क्या बेटे, है ना। अभी क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ेंगे और क्या करना है वो समझेंगे, इतना बात हमें समझ में आ जाती है। जस्ट हमने क्या किया, पहला आपका एसिड बेस टाइट्रेशन था, एडवांस का क्यों कि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, आप देख रहे हो कई सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, नॉन रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट लगा दिया, रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट लगा दिया, वाई और जेड में रिलेशन आ गया, राइट। अब आगे समझो बात को। अब बेटा एक चीज आप मुझे ये बताओ, ये जो कंपाउंड आपने लिया था, है ना, अब थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज में लेके चलूँ आपको, है ना, और देखो कितने मस्त तरीके से हम लोग बात करेंगे। ये जो कंपाउंड आपने लिया था बेटा KXHYC2O4 होल Z.NH2, बेटा इस पर बताओ, इस पर नेट चार्ज कितना है, यानी इस पूरे कंपाउंड पर नेट चार्ज आपको कोई नजर तो नहीं आ रहा। तो बेटा नेट चार्ज 0 है, तो क्या बेटा हम जितना, इसका मतलब इसके अंदर जितना टोटल पॉजिटिव होगा उतना ही टोटल नेगेटिव होगा। अगर हम चार्ज बैलेंस की बात करें, है ना, मॉड लगा लें, तो अगर हम दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा बेटे बताओ आप मुझे, राइट। जरा देखो, अच्छा पानी में बेटा न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल है तो इसके अंदर जितना H प्लस है, देखो 2 प्लस यहां पे आ जाएंगे, 2 माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा। क्यों ना हम यहां पर ले लें, इसको रिलेट कर लें, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना पार्ट भी न्यूट्रल है। तो बेटा बताओ प्लस चार्ज कहां कहां से आपको मिल रहा है, गौर फरमाइएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा एकदम भी, जरा सा भी। देखो बेटा ये इसका पर चार्ज होता है +1,
हाइड्रोजन पी पे चार्ज +1 होता है और ऑक्जिलेट आयन पर चार्ज होता है -2। चलो टोटल प्लस निकालो, तो बेटा बताओ x इंटू +1 तो x हो गया, प्लस y इंटू +1 y हो गया, इज इक्वल्स टू, अब बेटा बताओ इस टोटल पर -2 है, तो बेटा बताओ तो क्या 2z नहीं हो गया, तो इसका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। आप जरा बताओ बेटे क्या काम बन गया कि नहीं बन गया। तो एक रिलेशन आपके सामने पहला वाला क्या आया था, जरा देख लो आप ध्यान से, और बस काम आपका बनता हुआ नजर आ गया। जरा ध्यान से देखें और गौर फरमाए बेटे, जरा देखें हम लोगों ने क्या बात की थी यहाँ पर, अभी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जस्ट मिनट बेटे, ये देखो 2y = 3z था, 2y = 3z था बेटा। यहाँ पर जो दूसरा फॉर्म आया दैट विल बी x + y = 2z। बेटा आप यहाँ से इन दोनों का यूज़ करके बेटा क्या आप x, y और z का रेशियो निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ से x, y और z का रेशियो निकालोगे दैट विल बी 1:3:2। ये मैथमेटिक्स है, आप कर लेना इसको। और ये आप बताओ बेटा यहाँ से क्या आपको x, y और z का वैल्यू पता चल गया क्या। अब हम वापस क्वेश्चन में आते हैं और जरा ध्यान से देखिए, वापस उस बात को समझने की कोशिश करते हैं बेटे। चलिए देखिए, अब ये सुनो ध्यान से, क्या करें, x, y, z आर इन द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ग्राम एटम। ग्राम एटम का मतलब मोल, तो सिंपलेस्ट रेशियो में है बेटे, तो रेशियो तो आपने निकाल ही लिया है। इसका मतलब आपको x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया और बेटा z का वैल्यू भी पता चल गया। सिंपलेस्ट रेशियो में है तो रेशियो बेटा, उनका रेशियो तो किसी भी कंपाउंड का जो रेशियो होता है बेटा वो तो कभी चेंज होता नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर जो रेशियो आया वो पुट कर सकते हो सीधे सीधे। तो अगर हम यहां पर रेशियो पुट कर लें तो बेटा यहां पर एक बार पुट करके मैं आपको दिखाऊं, है ना। तो अगर आप देखो यहां पर तो के के आगे बेटा कितना आ जाएगा, के आगे के 1 आ जाएगा और h के आगे बेटा कितना आ जाएगा बताओ, h के आगे 3 आ जाएगा और बेटा बताओ C2O4 होल Z। मुझे लग रहा है बेटा कि आप लोग एंजॉय कर रहे होगे, समझ में आ रहा होगा। आप जब इसको देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। जेड का वैल्यू, जेड का रेशियो बेटा क्या 2 आया था, .NH2O। क्या बेटा ये फॉर्मूला आ गया क्या। आपको करना क्या है जरा देखो, कैलकुलेट x, y, z एंड n। तो क्या बेटा आपको x पता चल चुका है, क्या x का वैल्यू, है ना, रेशियो तो बेटा वही रहेगा, क्या x का वैल्यू 1 रहेगा, क्या y का वैल्यू बेटा 3 रहेगा, क्या z का वैल्यू बेटा 2 रहेगा। जल्दी से बोले आप बेटा, है ना। तो x, y, z बेटा बताओ, सिंपल सी बात बेटा, समझ में आ रही होगी आई थिंक सभी को बेटे, है ना। तो ये आ गया। अब हमें n निकालना है। n कैसे निकालना है, समझ रहे हो कैसे निकालना है, जरा देखो। अब n की बात भी करते हैं, वापस चलते हैं यहाँ पर, ये चीज़ आ गई। अब देखो n कैसे निकालेंगे, तो बेटा बताओ x, y, z पता है आपको, है ना। रेशियो आया तो अपने फॉर्मूला वहाँ पे डाला, तो फॉर्मूला बेटा क्या बन गया जरा बताओ, k, है ना, k था ना पहले, k और वहाँ पर h पर 3 था और बेटा C2O4 होल कितना था, ट्वाइस .NH2। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया भाई, अरे ये आ गया भाई, अरे ये आ गया भाई। अब बेटा बताओ आप जरा मुझे कि क्या आप यहां से इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास निकाल सकते हो क्या। तो बताओ बेटा इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखें। पोटेशियम 39, पोटेशियम कितना 39, बोलो बेटा पोटेशियम 39 और ये आपका कितना हो जाएगा 1 × 3। सो बताओ 39 + 1 × 3 और ऑक्जिलेट आयन का अगर आप टोटल बात करो बेटा तो ऑक्जिलेट आयन का होल ट्वाइस कितना आ जाएगा बेटा 24 और 64 + 24, है ना। ये आपका आ जाएगा 8 और ये 8 और इंटू 2 कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपका कितना 176 और बेटा पानी का 18 होता है, सो प्लस 18N। बताओ बेटा ये मोलर मास आ गया। और अगर हम कहीं से मोलर मास को रिलेट कर लें बेटा तो क्या ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी क्या। तो ये कितना आ जाएगा आपका बेटा m डैश इक्वल टू, इसको पूरा सिंप्लीफाई करके हम लिखें तो आई थिंक दिस इज 218 + 18N दिस इज। अब अगर आपको मोलर मास पता चल जाए तो क्या काम बन जाएगा क्या बेटा। अब देखो क्या है सिंपल कि अगर हमें ये मोलर मास पता चल जाए तो बेटा यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि भाई n का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है बेटे। चलिए थोड़ा सा कलर वलर चेंज किया जाए, मस्त कलर थोड़ा सा एक लाया जाए और बात करते हैं। तो कैसे थोड़ा सा देखा जाए, ऊपर चले थोड़ा सा इक्वेशन देखा जाए इसका कि कौन सा इक्वेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ज़रा देखिए जिसके बेसिस पे हम काम कर सकते हैं। ये देखो y का वैल्यू बेटा आपको पता ही है कि हम ये वाला इक्वेशन यूज़ कर लें तो देखो यहाँ से मोलर डैश m डैश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। तो चलो 9.15 / m डैश 9.15 / m डैश इंटू y
और बेटा y का वैल्यू आपने निकाला था ना अभी, कितना था, 3 था, इंटू 3 इंटू, चलो फिर से देखो, आपको वहाँ पर ले चलते हैं, है ना, y इंटू 30 इक्वल टू 27 इंटू 0.12 इंटू 30 0.12, राइट है। तो यहाँ से जो m डैश आएगा क्या आ जाएगा, जरा देखो, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा 9.15। समझ रहे हो ना बेटा, कितना मस्त क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चन लेके हम आपको सॉल्व कराएंगे, एक एक करके बढ़िया से समझना आप। ये आ गया, और डिवाइडेड बाय बेटा ये आ जाएगा 27 इंटू 0.12। चेक करो, देखो सही है ना बेटा, चेक कर लो, 9.15 इंटू 3 इंटू 30, है ना, डिवाइडेड बाय 27 इंटू 0.12। इसको सिंप्लीफाई करने से आपका ये अप्रॉक्सीमेटली 254.16 के आसपास आएगा। आ गया। तो बेटा बताओ m डैश तो आपका क्या था, जरा यहाँ से देखो, क्या इसका वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। सो दैट विल बी 218 प्लस 18n, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें जो n का वैल्यू मिलेगा अप्रॉक्सीमेट हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। चलिए, क्या हमें सारी चीज़ें पता चल गई बेटे, क्या क्या पता चल गया, देखो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, z का वैल्यू कितना आया था, 2 ना, z का वैल्यू कितना, 2 ना, है ना, z का वैल्यू कितना आया बेटा, 2 आया, और यहाँ से n का वैल्यू भी 2 आ गया। चलो अब उसका फॉर्मूला, भाई आंसर क्या निकालना था हमको, फॉर्मूला ही तो निकालना था, तो क्या था, kx hy C2O4 होल z डॉट NH2O। तो फॉर्मूला बताना था भाई, जरा नज़र डालिए और गौर फरमाइए। देखिए KH3C2O4 होल ट्वाइस डॉट 2H2O डॉट 2H2O। बेटे बताओ, क्या हमें ऐसा ही कुछ करना था क्या हमें ऐसा ही कुछ करना था क्या? अरे बोले जनाब, कुछ तो बोले, जरा देखो, क्या यही है जो हमें करना था? दिस विल बी द आंसर। तो ये था क्वेश्चन बेटा, थोड़ा सा टाइम लिया मैंने, बट आई थिंक आप बेटे मेरी बात समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से किस लेवल की बात करनी है। तो ये आपका पहला सीरीज से इतना तो समझ में आ गया होगा कि अल्टीमेटली हम आपको किस लेवल तक लेके जाने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है बेटे, ये तो बस क्या है, शुरुआत है। अब आगे देखते जाएं आप क्या क्या होता है, और मस्त मस्त तरीके से हम लोग, है ना। तो जस्ट हमने बोला था, आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे, मैंने शुरू किया, और ये पहला क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ रखा। धीरे धीरे और इसके सीरीज में लेवल और खतरनाक करते चले जाएंगे, और आप बेटा एंजॉय करते चले जाना। आई होप कि बेटा आप सभी लोगों ने बहुत मस्त एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको बहुत मजा आई है तो बेटा तुरंत चैनल क्या हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, लाइक हो जाना चाहिए, शेयर हो जाना चाहिए, और ये घंटा जरूर दब जाना चाहिए। और सब्सक्राइब करने के लिए बेटा मैंने आपको पहले ही बोला है कि चाहे आप ऊपर नीचे जाओ, चाहे आप नीचे जाओ, चाहे आप इधर जाओ, चाहे आप उधर जाओ, चाहे बालकनी में जाओ, चाहे आप कोपचे में जाओ, चाहे आप कहीं पर भी जाओ, ये चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, है ना। आप करो, अपने दोस्तों से करवाओ, अपनी फैमिली से करवाओ, अपने रिलेटिव से करवाओ, अपने एजुकेटर से करवाओ, सबसे करवाओ, लाइक करो, शेयर करो, घंटा दबाओ, सो दैट कि आपको, है ना, सही टाइम से नोटिफिकेशंस आपको मिलती चली जाएं। ओके बेटा, तो आई होप बेटा आपको इस सेशन में बहुत मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सीरीज में। सो दिस इज वैलिएंट सीरीज फॉर जे एडवांस, राइट। ओके, बाय बाय बेटा, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।